हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल अप्पी जी के। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है, राज्य से साम्राज्य की ओर। तो हम लोग देखेंगे कि राज्य से साम्राज्य कैसे बना, किस तरह राजों ने, जो राजा हुए उन्होंने शासन किया किस तरह से। तो यहाँ पे बात होती है रोशन के रुपए। तो जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से एक कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नई सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर जो थे वे चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो रोशन के मन में एक क्वेश्चन उठा कि आखिर यहाँ पे शेर क्यों बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं, सिक्कों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री, बच्चे की तस्वीर के साथ लगाए हम जिन शेरों के चित्रों रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। ठीक है, जो पैसों पर शेर बने हुए होते हैं उनका भी एक लंबा इतिहास रहा है। उन पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया। जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था तो उसमें सारनाथ के बारे में पढ़ा था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक राजा हुए थे कौन, अशोक। इनके निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। किसके कहने पर, तो अशोक के कहने पर। इसके पहले कि हम ये जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। जो अशोक थे इनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। कब की थी, तो लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या फिर कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। किसने, तो चाणक्य ने इनकी सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। एक जो अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो चाणक्य के द्वारा। इसी में इनके कई विचार जो है वह हमें मिलते हैं। और फ्रेंड्स आगे है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। क्या थे, तो बहुत से नगर थे। अभी हम लोग मानचित्र देखेंगे, उसमें नगर दिखाए गए हैं। ठीक है, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला और उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो उज्जैन जो था ये उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। और शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार भी रहा करते थे। और फिर साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत में जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो जो समाज के लोग थे अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की भाषा का भी प्रयोग किया करते थे। और लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे। वो लोग सिर्फ भाषा का ही प्रयोग अलग अलग नहीं करते थे, बल्कि भोजन भी अलग अलग तरह का किया करते थे। और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। जो उनके पहनने के कपड़े होते थे वो भी अलग तरह की ही हुआ करते थे। अब बात हुई है यहाँ पे शेरों की। तो यहाँ पे देखिएगा वंश, जब एक ही वंश की बात हुई है, तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन, तो चंद्रगुप्त, उसका बेटा कौन हुआ, तो बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ, तो अशोक हुआ। ठीक है, याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त उसका बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो अशोक था। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है, ये है शेरों वाला स्तंभ। ठीक है, ये जो है इस तरह के नोटों पर भी ये चित्र बना हुआ मिलता है। जो इसमें शेर दिखाए गए हैं, 3 तरफ से शेर इसमें दिखाए जाते हैं, जो कि ये नोटों पर भी छपा हुआ होता है। अब जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। अभी मानचित्र दिखाएंगे, उसमें देखना, जहाँ पे शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य में मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ये जो लाल बिंदुओं से दिखाए गए ये क्या है, तो यहाँ से अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। तो देखिए कहाँ कहाँ से अभिलेख मिले हैं, लंपक से मिले हैं, कांधार से मिले हैं, मनु सहराज, सहवाजगढ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
कलसी है, टोपरा है, मेरठ है और बहापुर है जिसे दिल्ली कहते हैं, ठीक है। लुम्बिनी से भी मिले हैं रामपुरवा, लोरिया, रंजेश, सारनाथ, कौशाम्बी और रूपनाथ, ठीक है। इसके साथ साथ गुज्जार है, सांची है, पनगुरिया है, गिरनार है, गिरनार से भी जो है स्तूप मिले हैं, ठीक है। सोपारा है, सन्नति और यहाँ पे धौली और जोंगड़ दिखाया गया है, ठीक है। इन सब जगहों से क्या मिले तो अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। इसके साथ साथ मस्की से भी मिले हैं और ब्रह्मगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गुडी से भी मिले हैं। तो ये जो है अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। अब इसमें साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण नगर थे उनको देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नगर था तक्षशिला, ठीक है। इसके साथ साथ पाटलिपुत्र था, उज्जैन था। ये क्या थे तो ये महत्वपूर्ण नगर थे साम्राज्य में, ठीक है। इन्हें याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था। जो राज्य था ये साम्राज्य से अलग किस तरह से था, आइए देखते हैं। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, जो साम्राज्य होते थे वे राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए कई बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसलिए भी साम्राज्य जो थे वे राज्य से अलग हुआ करते थे। और एक कारण ये भी था, उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत पड़ती थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि साम्राज्य का प्रशासन कैसा हुआ करता था, ठीक है। साम्राज्य का जो प्रशासन था वो कैसा था, तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर और यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन भी किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र था और उसके आसपास के जो इलाके थे वहाँ पे सम्राट का नियंत्रण हुआ करता था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों और जो पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी हुआ करते थे, ये कर इकट्ठा करने के लिए राजा के अधिकारियों की नियुक्ति करता था। राजा जो था अधिकारियों की नियुक्ति करता था इनसे सबसे कर वसूलने के लिए। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। और इन सब के ऊपर जो था सम्राट था। कौन था, सबसे ऊपर कौन माना जाता था, तो सम्राट था, जो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों ने शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। और यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो है ये सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो आप लोग देखिएगा, जो उत्तर पश्चिम था ये किसके लिए, तो कंबल के लिए प्रसिद्ध था, और जो दक्षिण भारत था ये सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में, अब ये नजराना क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। अब बात हुई है यहाँ पे नजराना की। तो नजराना क्या होता है, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रिय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। जो लोग अपनी इच्छा से दिया करते थे कर, उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें नजराना कहा जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे राजधानी में सम्राट, ठीक है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। कौन, तो मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उसके विवरण के एक अंश दे रहे हैं, आपको पढ़ना है कि जो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका, ठीक है। ये मेगास्थनीज था कौन, तो ये यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और किसके काल में आया था भारत, तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था भारत, ठीक है। तो इसने अपने विवरण में
लिखा है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक जो हैं सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। ठीक है, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। इस तरह का जो विवरण दिया है वे किसने दिया है? तो मेगास्थनीज ने दिया है अपनी पुस्तक में। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक समय में पटना है, इसके बारे में क्या लिखा है? तो उसने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी कांच से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा हुआ है। ये सब उसने विवरण किसके बारे में दिया है? तो पटना के बारे में दिया है जो कि पहले पाटलिपुत्र था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अशोक जो है ये एक अनोखा सम्राट बना। अशोक जो है ये कैसा सम्राट बना? तो ये एक अनोखा सम्राट बना। क्यों बना ये जानते हैं। अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कौन? तो अशोक जो थे ये मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये जो हुए अशोक ये पहले शासक हुए जिन्होंने अपने अभिलेख के माध्यम से जनता तक अपने संदेश को पहुंचाया है। और अशोक ज़्यादातर अभिलेखों को प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा है। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अपने अभिलेखों को लिखा है। अब पढ़ते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। ठीक है, अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो है उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो तटवर्ती उड़ीसा है इसका प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। जब अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा और उसमें बहुत से लोग मारे गए तो उन्होंने जब वो खून खराबा देखा तो उन्होंने युद्ध से उन्हें नफरत हो गई और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि अब वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो अशोक ने ये निर्णय कब लिया था? तो कलिंग युद्ध के दौरान लिया था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि अशोक का धम्म क्या था। ठीक है, अशोक का धम्म जो था वह क्या था? तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। तो इन्होंने देवता और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं बताई है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अशोक ने अपने शिलालेखों में किसी भी देवता या फिर कर्मकांड की आवश्यकता नहीं बताई है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए। किसके उपदेशों से? तो बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जब अलग अलग धर्मों के लोग थे तो अपने धर्म को लेकर उनमें आपसी मतभेद हो जाया करता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। ठीक है, ये सब अशोक के धम्म से ये जानकारी मिलती है हम लोगों को। अशोक ने ये महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। ठीक है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के एक अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। और फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। कहाँ कहाँ? तो सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा था। तो अशोक का पुत्र था महेंद्र जिसका नाम महेंद्र था और पुत्री थी संघमित्रा। इसको
इसने अपने ये धम्म को पढ़वाने के लिए कहाँ भेजा था, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इसने उनको श्रीलंका भेज दिया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग एक इमेज देखिएगा। अब ये जो मूर्ति है उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखना है आपको, ठीक है। ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, तो राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है, ठीक है। तो उस समय की मूर्ति कला का नमूना है, आप देख सकते हैं इसे किस तरह से बनाया गया है, एकदम सजीव चित्रण इसका किया गया है, ठीक है। ये एक बैल की मूर्ति दिखाई गई है। अब यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ अशोक का अभिलेख। जो कलिंग युद्ध का वर्णन किया है अशोक अभिलेख में, मैं देखिएगा अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रवण भी मारे जाते हैं। ये बातें किसकी हैं, तो अशोक की है, जो कि अपने अभिलेख में लिखी हैं। जो लोग अपने सर्वज्ञ संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ये बात किसने कही, तो अशोक ने कही। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने वर्णन किया अपने अभिलेख में, जिसका छोटा सा वृत्तांत यहाँ पर दिया गया था। आगे देखते हैं, उन्होंने अपने पुत्र, क्या नाम था, महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य के लिए यानी कि धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेज दिया, तो श्रीलंका भेज दिया। और फिर उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। किसने, तो अशोक ने। अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो अशोक ने ये भी किया। अब अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश रहा उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो लोग अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चों का विवाह होता था, बच्चों के जन्म पर, या जब वे यात्रा शुरू करते थे, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान किया करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। ये बात किसने कही है, तो ये बात अशोक ने कही है, अपनी जनता को संदेश देते हुए कि उन्होंने कर्मकांड की कहीं भी कोई बात नहीं की है अशोक ने। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या थी जो कि अशोक ने बताई हैं। ये रीतियां हैं कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये बात जो है ये अशोक ने अपने जनता को संदेश देने के लिए ये बात कही है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं लिपि की। तो अशोक ने प्राकृति और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है अपने अभिलेखों में। आधुनिक भारत की जो ज़्यादातर लिपियां हैं पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पे एक अक्षर दिया गया है छोटा, इसमें आप लोग देखिए, इसमें कई लिपियों का प्रयोग किया गया है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियों में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे 5 प्रकार की लिपियां दिखाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे अक्षर जो है वह बनाया गया है। ये 5 प्रकार की लिपियां दिखाई गई हैं। तो इस तरह से देखिए, ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि है। इस तरह से जब हम बनाते हैं तो कौन सी लिपि होती है, तो ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि होती है, ठीक है। इसके बाद ये देवनागरी हिंदी लिपि है जो कि हम लोग प्रयोग करते हैं अपनी हिंदी भाषा में। ये जो है ये बांग्ला है और ये मलयालम है और ये यहाँ पे तमिल लिपि जो है वह दिखाई गई है। तो इस तरह से आप देखिएगा, अलग अलग लिपियां हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर इनका प्रयोग अलग अलग लिपियों के साथ किया जाता है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे था। इसके साथ साथ बात हुई है सिक्कों की। अब हम आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तिथियां बता देते हैं। पहले मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब से हुई, तो 2300 साल पहले से हुई। ये बात आपको याद रखनी है।
अब यहाँ पे एक मानचित्र दिखाया गया है जिसमें रेशम सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग दिखाए गए हैं। ठीक है, ये एटलस है। एटलस क्या होता है, तो कई मानचित्रों को एक साथ मिला दिया जाता है, वो क्या होता है, तो वो एटलस होता है। तो यहाँ पे जो ये मानचित्र दिखाया है इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो रेड लाइंस है ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। किसके नियंत्रण में थे, तो ये जो मार्ग थे ये चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। ठीक है, ये देखिएगा आप, यहाँ पे जो रेड रेड लाइन है ये चीनी शासकों के नियंत्रण में थे ये मार्ग। इसके साथ है जो ग्रीन रंग से दिखाए गए हैं ये मार्ग जो है कुषाणों के नियंत्रण में है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कुषाणों के बारे में। इसके साथ साथ जो येलो कलर से है ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये येलो रंग से जो दिखाया गया है ये क्या थे, तो ये समुद्री मार्ग थे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग आइएगा, इस कलर से जो रेड कलर से दिखाए गए ये ईरान और फारस के शासकों के नियंत्रण में थे, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये जो पिंक कलर से दिखाए गए इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। किन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था, तो आप लोग देखिएगा ये जो दिखाए गए यहाँ पे रोमन शासक जो थे वह नियंत्रण किया करते थे इन रास्तों पर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है, इसके साथ साथ एक मंगोलिया दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया था रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर। अब आप लोग मंगोलिया की स्थिति देखिएगा जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, देखिएगा मंगोलिया। यहाँ पे ये रेड कलर से दिखाया गया चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रेशम रोमन व्यापारियों ने आदान प्रदान में भाग लिया था। दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। दक्षिण भारत जो था ये किसका, तो काली मिर्च तथा अन्य मसालों का निर्यात किया करता था। मानचित्र में पोडुका दक्षिण भारत में ढूंढो और अरिकामेडु का ये रोमन नाम था। जो अरिकामेडु है इसका रोमन नाम क्या था, तो पोडिका था, जो कि दक्षिण भारत में है। ठीक है, आपको अब देखना है इस मानचित्र में। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये जो रास्ता दिखाया गया है ये संभावित चीन मार्ग माना गया है। इसे 100% नहीं कह सकते ये चीन का ही मार्ग है क्योंकि ये संभावित है। ठीक है, ये चीन का मार्ग दिखाया गया और यहीं पे आप लोग देखिएगा ये दिखाया गया है पोंडिका। ठीक है, जो कि क्या है, अरिकामेडु है। ठीक है, ये मुजरिम है। और दक्षिण भारत में पतन काली मिर्च का क्या था, तो ये निर्यात किया करता था पतन जो था। और ये जो बंगाल की खाड़ी है इसके पास में है मूसलीपट्टम, इसके नीचे है पोंडुका, जिसे हम लोग प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं, अरिकामेडु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आगे की बात क्या हुई या सिक्के किस प्रकार थे, सिक्कों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ पे देखिएगा 4 तरह के सिक्कों के बारे में जानकारी दी गई है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। आगे की बात क्या थी, तो लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। कितने वर्ष पहले, तो 2200 वर्ष पहले जो मौर्य साम्राज्य था इसका पतन हो गया था। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर, मतलब इस स्थान पर भी इसके साथ साथ अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। किसका, तो शक नामक जो मध्य एशियाई लोग थे इनका शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे। कितने वर्षों तक, तो 500 वर्षों तक लगभग शासन करते रहे। शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। यानी कि अध्याय जब हम लोग 9 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9, उसमें देखेंगे कि शकों को किस तरह से पराजय नहीं मिली गुप्त शासकों के द्वारा। शकों के बाद जो है ये कुषाणों, यानी कि लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। तो शक के बाद कौन आया, तो कुषाण आए, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। कुषाणों के बारे में और अधिक जानेंगे। अभी जब हम लोग इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कुषाण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कणव तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। तो पहले शुंगों के बाद कौन सा वंश आया, तो कणव वंश आया। ठीक है, और इनका शासन जब तक चला जब तक कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं हो गई। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1700 वर्ष पहले हुई। अब यहाँ पे सिक्का दिखाया गया है जो कि हिंद यवन का सिक्का है। ठीक है, किसका, तो हिंद यवन का सिक्का इस तरह का हुआ करता था। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये है कुषाण सिक्का, ये कुषाणों का सिक्का हुआ करता था। उसके बाद हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ जो है
पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहा है। सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका। तो कुषाण वंश कितने सालों तक टिका? तो ये 2000 वर्ष, ये कितने वर्षों तक टिका? 500 वर्षों तक ये टिका था। उसके साथ साथ जो सातवाहन राज्य था ये लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। किसका? तो पहले कुषाण आया, उसके बाद सातवाहन आया, उसके बाद वाकाटक वंश आया। इसके बाद देखिएगा दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांडवों ने शासन किया। किसने? तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। चोल थे, चेर थे और पांडव थे। इन्होंने शासन किया कितने वर्ष पहले? तो 2200 से 1800 साल पूर्व। ठीक है। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। तो किसकी? तो पल्लव और चालुक्यों के बड़े राज्यों की स्थापना हुई। कितने वर्ष पहले? तो 1500 साल पहले। इनके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों और पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनसे सामान्य स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने भी एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया जो कि मानचित्र में देखी थी हम लोगों ने, के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिर, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का भी निर्माण हुआ। इसके साथ साथ किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ ही साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ और किस तरह से साथ ही साथ एक साथ परिवर्तन हो रहे थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से परिवर्तन हो चुके थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुषाण सिक्का देख लिया, हिंदवेन सिक्का देखा। ये जो है ये शकों का सिक्का था। इस तरह का हुआ करता था शकों का सिक्का। इसके बाद ये सातवाहन सिक्का है। ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग से सिक्के हुआ करते थे। तो आज का चैप्टर जो था वो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, यहाँ पे हमने एटलस भी देखा और आपको बताया भी कि एटलस होता क्या है, द टाइम्स एटलस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कई मानचित्रों को एक साथ मिला लिया जाता है, वह होता है एटलस। यहाँ पे दिखाए गए रास्ते दिखाएंगे, मंगोलिया के रास्ते दिखाए गए, रेशम मार्ग सहित व्यापारिक मार्ग दिखाए गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।